नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। रोज की तरह आज फिर एक बार हम लोग लेके आए हैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, जो आपके यूपीएससी के साथ साथ सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और इस न्यूज़पेपर में से वो सारी खबरें जो आपके यूपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए काम की हैं, उन सभी को छाट के हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं और ये लास्ट मूवमेंट जो भी चल रही है, 25 मई का जो एग्जाम है, मई के लास्ट संडे का जो एग्जाम है, यहां तक के लिए अगर डेली बेसिस की इन क्लासेस के आप नोट्स भी बनाएंगे तो इसमें से ही आपके कुछ भी नहीं तो 5 से 10 जो क्वेश्चंस है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और सेम चीज आपको मेंस के अंदर भी देखने को मिलेगी। उसी पैटर्न पे हम लोगों ने हमारे लाइव क्लास को तैयार किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तारीख है 5 मार्च और न्यूज़पेपर है द हिंदू। उसके बारे में आज हम लोग वापस से अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोगों को जानना हमारे लिए जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया की। इंटरनेशनल मीडिया यानी कि दुनिया के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर समय पे जो बदलाव हो रहे हैं ट्रंप के आने के बाद, जो हर दिन हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो एक नया धमाका ट्रंप कर देते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके। जो इस समय जो माहौल बना हुआ है वर्ल्ड वॉर का, या कहें कि जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन जो दुनिया के अंदर चल रही है, उसी की पहली न्यूज है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। कुछ दिन पहले हमने इस टॉपिक को प्रॉपर कवर किया था, इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई थी। और 2 दिन से जो हमारे करंट अफेयर चल रहे हैं उसके अंदर भी रेगुलर ये टॉपिक बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को आप एक बार वीडियोस में जाके वो चैनल आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक बहस हुई थी। ओवल हाउस, व्हाइट हाउस जो बन गया था फाइट हाउस, उनके बीच में एक बहस स्टार्ट हो गई दोनों ग्रुप के बीच में। जिस बहस के दौरान जेलेंस्की ने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को अपनी लोकल लैंग्वेज में गाली भी दी, और जिससे नाराज हो गए ट्रंप और व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन ने जेलेंस्की के साथ जो लंच था वो लंच प्रोग्राम कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। और जैसे ही जाने के लिए कहा वैसे ही उसके इमीडिएट इफेक्ट ये पड़ता है कि ट्रंप जो है वो इमीडिएट एक एक्शन लेते हैं और बोलते हैं कि यूक्रेन को जो भी हम लोग अभी तक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी हम लोग उनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोकी जा रही हैं। राइट। और ऐसा होते के साथ ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, ये पहुंच जाते हैं यूरोपियन यूनियन के पास। ये माथा टेकते हैं जाके यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के सामने, और साथ साथ और भी अन्य देश हैं, फ्रांस जैसे कई देश थे जिनके सामने ये पहुंच जाते हैं। और क्योंकि इन सभी देशों का इस समय अमेरिका के साथ एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, जिसमें ये एक्चुअली में जो कोल्ड वॉर था ये स्टार्ट हुआ था जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ऑफर किया था। वहां से यूरोप का जो एक जो माइंड सेट था अमेरिका को लेके वो बदल गया, और जेलेंस्की उनके पास अपनी मदद मांग लेके पहुंच जाते हैं। और पूरा यूरोप एक साथ खड़ा होकर यहाँ पे जेलेंस्की की हेल्प करने को तैयार है। इसके पीछे मैंने कारण भी बताया था कि यूक्रेन जो है वो एक बफर स्टेट है बिटवीन रशिया एंड यूरोप। तो वो चाहेंगे कि बफर जोन हमेशा बफर जोन ही बना रहे, क्योंकि अगर रशिया ने इस पूरे यूक्रेन को कब्जा कर लिया तो रशिया की बाउंड्री डायरेक्ट यूरोप के साथ लग जाएगी। तो कोई भी यूरोप का देश ये नहीं चाह रहा है कि रशिया की बाउंड्री हमारे साथ शेयर हो, क्योंकि धीरे धीरे करके रशिया जो है अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। और उसने पहले बोल रखा है कि मैं तो पुतिन ने बोला हुआ है कि मैं वही रशिया बनाना चाहता हूं जो यूएसएसआर वाला हुआ करता था। तो यहाँ पे जेलेंस्की को जब ये यूरोप में जाते हैं तो यूरोपियन के यूनियन के सारे जो चांसलर्स इनसे मिलते हैं तो सब लोग मिलकर एक ही बात करते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, वेपन्स हेल्प देंगे, हर चीज देंगे, लेकिन फिर भी विदाउट अमेरिका या विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका ये इस युद्ध में बहुत लंबा एक सस्टेन करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा जिसके अंदर आपका नुकसान होता रहेगा। हम लोग आपको हेल्प तो कर देंगे लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं है, और अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। बिना अमेरिका के हम लोग किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प तो कर देंगे लेकिन नतीजा नहीं निकलने वाला। जिसके चलते जेलेंस्की ने रिसेंटली ट्रंप को कॉल भी किया, और ट्रंप को कॉल करने के बाद उन्होंने अपने वो जो बहस हुई थी ओवल हाउस या व्हाइट हाउस के अंदर, उसके ऊपर अपनी एक तरह से अपोलॉजी भी उन्होंने सबमिट करी है। ट्रंप ने अपने पार्लियामेंट में, अपने कांग्रेस हाउस, जिसे हम यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं उसे अमेरिका में कांग्रेस हाउस कहते हैं, वहां पे अपने 1 घंटे 39 मिनट के लेक्चर के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जेलेंस्की का कॉल आया था। और जेलेंस्की हमारी जो हमने शर्त रखी थी, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि यूक्रेन का जो बचा हुआ खनिज है, जो उनके मिनरल्स हैं, माइंस हैं, उसके संरक्षण के लिए वो अमेरिका के साथ हाथ मिलाए। अब अमेरिका उसकी जो मदद करेगा वो तभी करेगा जब यूक्रेन के बचे हुए खनिज, माइंस और मिनरल्स के ऊपर अमेरिका का अधिकार हो। संरक्षण के नाम पर, उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पर अमेरिका बेसिकली उनको
कब जाना चाहता है, यही एक कारण था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को भी अपने पास लेके आना चाहता था। तो इसके लिए जो जेलेंस्की थे उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, जेलेंस्की ने इसके लिए हाँ किया। और उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पार्लियामेंट हाउस में, अपने कांग्रेस हाउस में इसका जिक्र भी किया। अब कुछ कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद जो मामला है वो थोड़ा सा शांत हो जाए और अब अमेरिका पहल करे रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसको रुकवाने की। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अमेरिका हो सकता है वो खुद इस युद्ध का एक पार्ट बन जाए अगेंस्ट द यूरोप, वो रशिया से हाथ मिला सकता था। ऐसी अटकलें थी जो बाजार में चल रही थी, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल जेलेंस्की ने समझदारी पहली बार दिखाई और समझदारी दिखाते हुए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करी, अपनी माफीनामा भी एक तरीके से उन्होंने वहां पे दिया, अपॉलॉजी भी उन्होंने अपनी सबमिट करी है और ये बोला है कि हम अमेरिका की स्ट्रॉन्ग, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि 3 साल से चल रहा युद्ध अब फाइनली सीज फायर की ओर बढ़े और ये समाप्त हो जाए, क्योंकि रशिया भी यही चाहता है, यूक्रेन भी यही चाहता है और अगर अमेरिका साथ दे तो शायद ये चीज हो जाए। तो वही बात है इस न्यूज के अंदर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ वो कहते हैं द लीडरशिप टू गेट अ पीस दैट लास्ट मिस्टर जेलेंस्की ने इस बात को अपने एक्स पे भी पोस्ट किया है, आई स्टैंड टू रेडी वर्क अंडर द प्रेसिडेंट ट्रम्प स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यानी कि खुल के वो ट्रम्प के अब तारीफ करने लगे हैं उनको, क्योंकि उनके पास अभी कोई खास रास्ता बचा नहीं है। चलिए उसके बाद दूसरी खबर आती है। दूसरी खबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल भी है, इंडिया अमेरिका का रिलेशन भी है इसके अंदर और ये इंडियन शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये न्यूज है अडानी, गौतम अडानी ग्रुप की, जो जिनके ऊपर अमेरिका के अंदर आरोप लगे हैं और अमेरिका के अंदर उनको रिश्वत दे के काम लेने के आरोप लगे हुए हैं, जिसके अंदर गौतम अडानी के साथ साथ उनके भतीजे का भी नाम वहां पे कोर्ट के अंदर रखा गया है। अब इस मुद्दे को लेके अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एक बवाल मचा हुआ था, जिसको वो लोग अपने देश के अंदर देख ही रहे हैं। साथ साथ इंडिया के शेयर मार्केट भी इसके साथ बहुत गिरी थी जब अडानी का नाम उस केस के अंदर आया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक इनिशिएटिव लेते हुए एक प्रेस रिलीज अपना जारी किया और वो कह रहे हैं कि हम लोग इसमें अमेरिका की हेल्प तो करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम अमेरिका कुछ हेल्प मांगेगा तभी तो हेल्प करेंगे। अब अमेरिका हमारे देश के एक उद्योगपति के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपने आरोप भी उनके, कोर्ट भी उनका, केस भी उनका, कानून भी उनके, लेकिन वो हमसे कुछ बोलेगा तभी तो हम उसको हेल्प करेंगे। और अमेरिका वहां पे आरोप भी लगा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो उसको कटाक्ष करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग उसको हेल्प तो तब करें जब वो हेल्प मांगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ किया कि अभी तक नो रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम यूएस सेक्रेटरी इन अडानी ब्राइवरी केस। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर ने वाली बात बोली कि अभी तक उन्होंने कोई भी हमसे असिस्टेंट मांगी नहीं है, तो हम बेवजह किस बात के असिस्टेंट उनसे जाके दें। ना तो उन्होंने कोई कागज मांगे, ना कोई एविडेंस मांगे, किसी तरीके की कोई बात उन्होंने अभी तक नहीं करी है। तो ये सारी की सारी जो न्यूज है ये गौतम अडानी से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड है, ये भी इंटरनेशनल, जयशंकर मीट द यूके पीएम स्टार्मर कैबिनेट ऑफिशियल। इसको हम लोगों ने कल भी कवर किया था, जब ये कल गए थे तो मैंने बताया था कि वहां पे जा रहे हैं और वहां पे जाने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो है इस समय पे एक हिली हुई राजनीति है, वहां पे कुछ भी स्थायी नहीं है। हो सकता है आने वाले 5 से 7 साल में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो नक्शा है वो काफी हद तक आपको बदला हुआ नजर आएगा। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जब ये एस जयशंकर यूके जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद, क्योंकि रिसेंटली आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, अमेरिका ने कल रात को ही इंडिया सहित चाइना, इंडिया, कनाडा जैसे कई बड़े देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो बढ़ा दी है। अब इसके चलते क्या है कि इंडिया के अंदर आने वाला सामान महंगा होने वाला है और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब एस जयशंकर जब यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में जाने के बाद वो यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आयरलैंड में चांसलर से मिलते हैं, सबसे मुलाकात करके एक फाइनल और एक शानदार डील यूरोप के साथ सिद्ध कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, साइन कर देते हैं। वो डील होती है फ्री ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रेड जो है उसको, डील को ये दोनों देशों ने मिलकर फाइनल किया है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आने के चांसेस बन जाते हैं कि रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ अपना फ्री ट्रेड डील साइन किया। तो किस कंट्री के साथ साइन किया है, वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के साथ हम लोगों ने अपना फ्री ट्रेड डील को साइन किया है, जिसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्टर ने अपने एक्स हैंडल पे भी दी है और साथ साथ यूके ने अपने ऑफिशियल और गवर्नमेंट न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल के ऊपर इस न्यूज को चलाया है। एक तरफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, दूसरी तरफ इंडिया ने यूरोप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है और यूरोप और अमेरिका की ऑलरेडी इस समय पे नहीं बन रही है। तो कुछ अपना जो नुकसान हमें जो अमेरिका की साइड से उठाना पड़ रहा था, उसके कुछ भरपाई जो है वो हम लोग शायद यूरोप वाली साइड से कर पाएंगे। उसके मद्देनजर ये वाला काम किया गया है। अगली खबर पर चलते हैं। अगला है, ये अपने कंट्री की न्यूज है, अभी न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ है। कई सालों से हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर किसान जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एमएसपी की जो डिमांड है वो कर रहे हैं। एमएसपी क्या है?
इसके बारे में जानकारी हम लोग पहले भी कई बार अपने YouTube चैनल पे दे चुके हैं। यहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन जो कमेटी थी, जो कमीशन था, उसकी रिपोर्ट को लागू करने की बात बार बार किसान जो है वो कर रहे हैं और लंबे समय से किसान जो है वो हड़ताल इसके लिए कर रहे हैं और MSP की बात देश के अंदर चल रही है। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहा और ये आंदोलन वापस से एक बार स्टार्ट हुआ, अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन ये आंदोलन फिलहाल पंजाब के अंदर चल रहा था। तो पंजाब के अंदर जब CM साहब जाके, भगवंत मान जब जाके किसान नेताओं से मिलते हैं, तो किसान नेताओं से मिलने के बाद उनका जो गुस्सा था वो एकदम से उनके ऊपर फूट पड़ा और उन्होंने किसान नेताओं को ही सुना डाली और जिसके चलते उन्होंने किसान नेताओं में से जो कुछ बड़े जो लीडर थे उनको गिरफ्तार भी करवा के जेल भिजवा दिया। और उन्होंने बोला है कि पंजाब की जमीन को किसानों ने जमीन बना दी है, किस चीज की, इसको प्रोटेस्ट करने की जमीन बना दी है। यहाँ पे हर टाइम धरने में बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हमारा एक जो इकोलॉजी सिस्टम है वो खराब हो रहा है, इकोनॉमी हमारी खराब हो रही है, हमारा क्षेत्र खराब हो रहा है और उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए और जिसको कटाक्ष करने के लिए किसानों ने आज के दिन पंजाब के अंदर चंडीगढ़ के घेराव करने का एक प्लान बनाया है। और हालांकि आज सुबह से न्यूज यही है कि चंडीगढ़ की जो भी बाउंड्रीज है उसको सील कर दिया गया, वहां पे कोई भी किसान ताकि धरना वगैरह ना दे सके। किसानों की डिमांड पंजाब सरकार से एक ही है कि वो फसलें जो राज्य सरकार के अधीन आती है उनके ऊपर तो आप कम से कम MSP लागू करो। केंद्र सरकार के अभी जो रिसेंटली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान साहब, उन्होंने किसानों से मिलकर मुलाकात की थी। किसानों को उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं, आश्वासन दिया है, जिसकी वजह से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे धरने को खत्म किया और वो धरना उनका शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स दी स्टेट गवर्नमेंट। और भगवंत मान जो अभी तक ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो थी, ये अभी तक जब तक ये किसान केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े थे तब तक तो इनको फंडिंग भी हो रही थी, इनको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड भी कराई जा रही थी। लेकिन जब ये किसानों ने धरना उन्हीं के खिलाफ कर दिया, भाई जो आपके हाथ में वो तो दो, उनसे तो हम लेते रहेंगे, आप अपना करो, तो इसी बात पर नाराज होकर उन्होंने इनके किसान नेताओं को गिरफ्तार भी करवा लिया और उसके बाद इनको वहां से हटाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया और ये भी बोल दिया कि किसानों ने पंजाब की जमीन को धरना स्थल बना रखा है। ये विवाद अभी देश के अंदर गरमाया हुआ है, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके ऊपर और भी अपडेट मिलेंगी। अगला है, ये आपकी न्यूज है मणिपुर से। मणिपुर पिछले 2-3 सालों से जल रहा है, हम लोग इसको देख रहे हैं। दो जनजातियां हैं, दो ट्राइब्स हैं जिनके बीच में आपस में झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी। मणिपुर पूरी तरीके से बर्बाद हुआ, डेमोक्रेटिकली बहुत ज्यादा मणिपुर को नुकसान हुआ। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की अपने यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुर की एक अहम एक स्थान है देश के अंदर, एक सबसे वैल्यूएबल हमारा स्टेट है क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इतने लंबे एक अंतराल के बाद, इतने लंबे एक संघर्ष के बाद फाइनली मणिपुर के अंदर कुछ समय के लिए रोड सड़कों को खोल दिया गया है और कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे होम मिनिस्ट्री को कि जो भी धर्म स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, कोई भी धर्म स्थल जिनका नुकसान हुआ उन दंगों के दौरान, तो सरकार के लिए सबसे पहले क्या काम करना है सरकार को कि वो दंगों के अंदर सारी तोड़ी गई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो भी है, उनकी पहले मरम्मत करें, उसके बाद आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऑर्डर अभी होम मिनिस्ट्री ने दिए हैं कि मणिपुर के अंदर सभी धार्मिक स्थलों का वापस से एक बार पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, ये मणिपुर के अंदर एक अच्छी शुरुआत हुई है कि शायद इससे जो जनजीवन है वो सामान्य हो जाए। अभी फिलहाल मणिपुर के हालात जो है वो बहुत अच्छे हालात फिलहाल मणिपुर के नहीं है। चलिए, अगला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से। यहाँ पे हुआ क्या था पूरा मामला एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारे ही जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, इन लोगों ने मिलके एक अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट के तहत वो ये चाहते हैं कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो पढ़ाई का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो थोड़ा सा बदलना चाहिए। उस बदलाव के अंदर उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमें एक पढ़ाई करानी है, जिस पढ़ाई का नाम है मनुस्मृति। हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। मनुस्मृति इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया। भारत की पहली कानून विधि भी उसको माना जाता है, पहली कानूनी किताब भी उसको माना जाता है। उसको पढ़ाने का एक प्रपोजल दिया। साथ साथ एक ग्रुप और है जिसने इसके ऊपर कमेटी में काम किया था, उन्होंने बाबरनामा जैसे ग्रंथों को पढ़ाने की बात यूनिवर्सिटी के अंदर करी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री योगेश सर ने इसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर किया है। वो कह रहे हैं कि 2047 तक हमारे देश को विकसित देश की श्रेणी में आना है। 100 साल हमारी आजादी को हो रहे हैं, हमें विकसित देश बनना है और हमारा जो सिलेबस होगा वो एक विकसित देश को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए उस पैटर्न पे हमारा सिलेबस पे काम करना है। मनुस्मृति या बाबरनामा दोनों ही जो किताबें हैं वो अपने अपने धर्म के प्रति है। खासकर बाबरनामा वो तो एक ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबरनामा जैसी किताबों का तो सिलेबस के अंदर होना ही अपने आप में एक गैर कानूनी, एक गलत तरीका है, इसको तो साइड में कर देते हैं। अब क्योंकि मनुस्मृति अपने आप में एक
धार्मिक किताब है, तो हम लोग फिलहाल इस किताब को भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे योगेश जी ने, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, बाबरनामा और मनुस्मृति दोनों ही किताबों को यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से बाहर कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी जो हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में जो अभी डिजाइन हो रहा है उसके अंदर अभी वापस से रिसर्च करने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। ये पूरी की पूरी न्यूज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है कि he also said that Babarnama is the autobiography and has no relevance in this time। कोई भी इसका रेलिवेंस नहीं है, ठीक है ना। नेशन बाय 2024 वो कह रहे हैं कि 2047 तक हमें डेवलप्ड होना है, तो हमारी जो भी स्टडी हो, जो भी हमारी रिसर्च हो, वो उसी पैटर्न पे हो जिस हिसाब से हमें डेवलप होना है, उस पैटर्न पे। अगली न्यूज है हमारी उड़ीसा से। ये न्यूज बड़ी शानदार है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं पंचायती राज सेलिब्रेशन के लिए। देखिए, उड़ीसा के अंदर बहुत समय से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजू जनता दल। अभी बीजू कौन है भाई? ये जो बीजू है बेसिकली, यहाँ पे आपको इन डिटेल ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं आपके लिए जी। विजयानंद पटनायक, ठीक है ना। विजयानंद पटनायक बेसिकली जिन्होंने ये बीजेडी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया और एक लंबे समय तक उड़ीसा के अंदर इनका एक शासन काल रहा, इनका कार्यकाल रहा, उड़ीसा के सीएम भी रहे। और अभी इनके बेटे नवीन पटनायक जो हैं, उन्होंने भी एक लंबा समय उड़ीसा के अंदर एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर निकाला, राइट। तो 1991 में हुआ क्या था, जब देश के अंदर पंचायती सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ, अमेंडमेंट नंबर 73, अमेंडमेंट नंबर 74। इन दोनों ही अमेंडमेंट के दौरान देश के अंदर एक पंचायती व्यवस्था जो थी उसको लागू किया गया। और जब ये पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी तो उड़ीसा के अंदर उस समय पे बीजू पटनायक की सरकार थी, जिनका पूरा वास्तविक नाम है विजयानंद पटनायक, ठीक है। लोग इनको प्यार से बीजू कहते थे, ऐसा इनकी पार्टी का मानना है। कहते थे या नहीं कहते थे, इसके ऊपर कोई भी कैसे भी प्रमाण, तथ्य, फैक्ट्स नहीं है। खैर, तो बीजू जो थे या जो विजयानंद जो पटनायक थे, उन्होंने उड़ीसा के अंदर इसको लागू किया था। उनकी जो जयंती होती है दोस्तों, वो होती है 5 मार्च की। जयंती इनकी होती है 5 मार्च, ठीक है। अब 5 मार्च को इनकी जयंती के दिन ही इनके बेटे नवीन पटनायक साहब ने उड़ीसा के अंदर पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। और एक बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उनकी वहां पर सरकार रही है, तो बहुत लंबे समय तक 5 मार्च को ही उड़ीसा के अंदर ये एक प्रथा थी जो चलती हुई आ रही थी। लेकिन पूरे देश के अंदर आपको जानना भी चाहिए, आपके लिए जानकारी जरूरी भी है कि उड़ीसा के अंदर तो 5 मार्च को मनाया जाता है पंचायती राज डे, और पूरे देश के अंदर वो 5 मार्च को नहीं मनाया जाता। पूरे देश के अंदर वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। तो उड़ीसा में 5 मार्च और इंटायर कंट्री के अंदर 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल को जब ये पंचायती राज दिवस है पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, तो अभी जो वहां पे बीजेपी की सरकार आई है, सीएम है मोहन चरण मांझी साहब, इन्होंने इस पूरी प्रथा को बदल दिया। वो कह रहे हैं कि 5 मार्च कोई हिस्टोरिकल डेट नहीं है, पूरे देश के अंदर 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उड़ीसा के अंदर भी 5 मार्च ना होकर आगे से 24 अप्रैल होगा। और 24 अप्रैल जब उन्होंने किया, तो यहाँ पे जो बीजेडी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, नवीन पटनायक साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है कि बीजेपी अपना माइंडसेट लेके आई है, अपने माइंडसेट के हिसाब से चीजों को बदल रही है। बीजू पटनायक साहब जनता के बहुत लोकप्रिय थे, उन्होंने उड़ीसा के अंदर इसको लागू किया था। ये सब बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी बात पे अगर हर सीएम या हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर के नाम पे दिनों को सेलिब्रेट करने लग जाएगी, तो कभी भी कोई जो डे सेलिब्रेशन है उनकी कोई एक जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो नहीं रहेगी। इसको आधार बनाते हुए बीजेपी ने 5 मार्च की जगह पे 24 अप्रैल इसका फाइनल डे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए बोल दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा के अंदर इसी दिन गौरव ग्राम सभा अवार्ड और महात्मा गांधी नेशनल रूलर, ये देखिए 2 अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए जाएंगे। कौन से? एक तो है गौरव, एक तो है 24 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट होगा, गौरव ग्राम सभा अवार्ड, और दूसरा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अवार्ड, ठीक है ना। ये दिए जाएंगे 24 अप्रैल को, पूरे देश के अंदर दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको हर राज्य के अंदर दिया जाता है 24 अप्रैल को। तो वही प्रथा जो है बेसिकली अब उड़ीसा के अंदर भी स्टार्ट कर दी गई है नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा, ठीक है। इससे पहले ये प्रथा उड़ीसा के अंदर नहीं थी, वहां पे सिर्फ 5 तारीख को एक पंचायती राज डे मनाया जाता था और इन अवार्ड्स वगैरह का वहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो ये बदलाव रिसेंटली किया है उड़ीसा की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, लास्ट न्यूज है कि एक्टर
और एक स्टेप डॉटर है एक आईपीएस ऑफिसर की। इस न्यूज को मैंने लिया ही सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि यहाँ पे आईपीएस नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी स्टेप डॉटर है जो एक्टिंग भी करती है साउथ इंडिया की, वो स्मगलिंग केस में जो है वो अरेस्ट हुई है। 12 करोड़ का एक स्मगल कर रही थी वो गोल्ड को। तो यहाँ पे 14 किलो जो गोल्ड है उसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वैल्यू थी वो थी 12 करोड़, ठीक है। दुबई से इसको ये लेके आ रहे थे। बेटी का नाम रान्या राव, उम्र 33 साल, कन्नड़ फिल्म एक्टर है, ठीक है। इनके स्टेप डैड जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है, बड़ी रैंक पर है, डीजी जैसी रैंक पर है, ठीक है। उनका नाम है पुलिस ऑफिसर कर्नाटक में है के रामचंद्र राव, ठीक है। ये डीजी है पुलिस, कर्नाटक पुलिस, स्टेट पुलिस के हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या था कि ये दोनों बाप बेटी मिलके, क्योंकि फादर साहब जो है वो आईपीएस है, बेटी जो है वो एक्ट्रेस है, तो बहुत इजी था कि ये जब भी जाते थे दुबई वहां से गोल्ड स्मगलर करके इंडिया लेके आते थे। और इसकी जो भनक थी वो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी और जो कस्टम विभाग होता है इनके पास न्यूज पहुंच गई थी। तो करती भी क्या थी कि जब इनकी बेटी एयरपोर्ट पे पहुंचती थी तो यहाँ पे आईपीएस साहब, डीजी साहब उनको रिसीव करने के लिए अपने 1 या 2 कांस्टेबल भेजते थे जो वीआईपी रूट से बिना किसी चेकिंग के उनको सीधा लेके आ जाते थे। तो कोई भी कस्टम डिपार्टमेंट में उनकी चेकिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जब कस्टम डिपार्टमेंट को, एक्साइज डिपार्टमेंट को जब इसकी भनक लगी और जब वो कांस्टेबल साहब इनको यहाँ से लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने उसको रास्ते में रोका। रास्ते में रोकने के बाद उनके सामान की चेकिंग करी। चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि 14.8 किलो सोना लेके आ रही थी, जिसकी वैल्यू थी वो थी 12 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आईपीएस साहब इस तरीके से अपने पद का गलत फायदा उठा रहे थे। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग आईएएस आईपीएस बनोगे तो कम से कम ऐसी हरकतें और ऐसे जो केसेस हैं वो हमें सुनने को नहीं मिलेंगे, ये आपसे उम्मीद रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।